नमस्कार। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम भाषा विज्ञान शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष की जो भाषा विज्ञान पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर हमारा जो बिंदु है भाषा के विविध पहलू, इसके अंतर्गत हम क्षेत्रीय व मानक भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अवधी भाषा पढ़ ली, छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ ली, बघेली भाषा पढ़ ली, भोजपुरी भाषा पढ़ ली, ब्रज भाषा पढ़ ली। आज हम इस क्लास के अंदर जो हमारी भाषा के विविध पहलू या क्षेत्रीय जो मानक भाषाएं हैं उसके अंदर कन्नौजी जो बोले जाने वाली भाषा है इसके सामान्य जो बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। कन्नौज जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर कान्य कुब्ज प्रांत या इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश के कान्य कुब्ज प्रांत या कन्नौज की भाषा को कन्नौजी भाषा कहते हैं, क्योंकि ये कन्नौज के आधार पर, कन्नौज जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है कानपुर के पास में, उसी के आधार पर इस भाषा का नाम कन्नौजी भाषा पड़ा। और उत्तर प्रदेश के जो फर्रुखाबाद नामक जो ज़िला है या फर्रुखा नामक जो स्थान है या ज़िला का, यही कन्नौज इस बोली का केंद्र है। इस स्थान का जो ये कन्नौज जगह है ये कन्नौजी भाषा का प्रमुख केंद्र है, जहाँ पर ये भाषा का विकास हुआ, जहाँ पर इस भाषा का जन्म हुआ या जहाँ पर ये भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो फर्रुखाबाद ज़िले का ये जो कन्नौज नामक जो शहर है इस बोली का प्रमुख केंद्र है, कन्नौजी बोली का। अब क्या हुआ, पूर्व में पश्चिम कानपुर, अगर हम बात करें कन्नौजी भाषा का, तो पूर्व में पश्चिमी कानपुर, पूर्व में पश्चिमी कानपुर के अंदर कन्नौजी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। इसके अलावा इटावा, कानपुर के अलावा इटावा के अंदर भी ये बोली जाती है। इसके बाद हरदोई के अंदर भी कन्नौजी भाषा बोली जाती है। इसके बाद शाहजहाँपुर के अंदर भी कन्नौजी भाषा बोली चाली की
भाषा है। इसके अलावा पीलीभीत, इसके अंदर भी इस भाषा को व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के अंदर प्रयोग में ली जाती है। अब क्या है, कुछ जो हमारे हिंदी के विद्वान हुए हैं वो इसे ब्रज भाषा, कुछ जो हमारे विद्वान हुए हैं हिंदी के, वो इसे ब्रज भाषा की उपबोली बताते हैं। ब्रज भाषा की उपबोली बताते हैं। किसे? इस कन्नौजी भाषा को कहते हैं कि ये ब्रज भाषा की उपबोली है। वैसे इसकी प्रसिद्धि जो है वो कन्नौज से ही कन्नौजी भाषा की प्रसिद्धि बताई गई है। और ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण कि कन्नौजी भाषा की उपबोली कौन सी है या कन्नौजी भाषा किस भाषा से निकली है, तो ब्रज भाषा से कन्नौजी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और अगर हम बात करें इसको कितने व्यक्तियों द्वारा भाषा को बोला जाता है, तो लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों द्वारा कन्नौजी भाषा को बोली चाली की भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। 1 करोड़ लोग इसे बोली चाली की भाषा के रूप में काम में लेते हैं। अगर हम बात करें कन्नौजी भाषा के अंदर साहित्यिक रचना की, तो इसके अंदर ललित साहित्यों की रचना ना के बराबर हुई है। कहने का मतलब इसके अंदर साहित्य अधिक नहीं रचे गए, पुस्तकें अधिक नहीं लिखी गई कन्नौजी भाषा पर। इस कन्नौजी जो भाषा है इसके अंदर क्षेत्रीय, जिसे हम कहते हैं लोक साहित्य, तो इस भाषा के अंदर बहुत सारे लोक साहित्य लिखे गए हैं। प्रचुर मात्रा के अंदर कन्नौजी भाषा के अंदर लोक साहित्य मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ललित साहित्य की, तो बहुत ही कम मात्रा के अंदर इस कन्नौजी भाषा के अंदर ललित साहित्यों की रचना हुई है। तो ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। कन्नौजी भाषा जो हम क्षेत्रीय व मानक भाषा पढ़ रहे थे, भाषा के विविध पहलू बिंदु में, तो उत्तर प्रदेश के कान्य कुब्ज प्रांत या कन्नौज की भाषा को कन्नौजी भाषा कहते हैं। और जो फर्रुखाबाद जिला है उसके अंदर जो कन्नौज है वो इस भाषा का प्रमुख केंद्र है। वहाँ पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये भाषा पूर्व में पश्चिम कानपुर, इटावा, हरदोई, शाहजहाँपुर और पीलीभीत में ये मुख्य रूप से बोली जाती है। और इस कन्नौजी भाषा को ब्रज भाषा की उपबोली भी कहते हैं। लगभग 1 करोड़ लोगों के द्वारा इस भाषा को बोली चाली की भाषा में बोला जाता है। अगर बात करें साहित्यिक रचना की, तो कन्नौजी भाषा के अंदर ललित साहित्यों की रचना नहीं हुई है। इस भाषा के लोक साहित्य जो हैं वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। मतलब क्षेत्रीय जो साहित्य हैं उनकी रचना इस भाषा के अंदर हुई है। बाकी जो ललित साहित्य हैं उनके जो पुस्तकें हैं वो इस भाषा की नहीं मिलती है। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं बुंदेली। इसके बाद में जो आगे की जो भाषा है वो पढ़ते हैं बुंदेली। अब इस
भाषा के नाम के आधार पर ही पता चल जाता है कि बुंदेली भाषा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, या हम कह सकते हैं यमुना पार का क्षेत्र बुंदेलखंड, यमुना पार का क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र है। जो यमुना नदी है उसके जो पार का क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। इसे बुंदेल राजाओं का आधिपत्य क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को जो बुंदेल राजा हुए हैं, बुंदेल राजाओं जो राजा हुए हैं, तो उन राजाओं का आधिपत्य क्षेत्र भी कहा जाता है। बुंदेल राजाओं का जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? यमुना पार का क्षेत्र था। जैसे ही यमुना नदी को पार करते हैं तो बुंदेली बोली को बोलने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या मिलती है, वहाँ पर इस बोली को बोला जाता था। इस बोली के अंदर आने वाले क्षेत्र हैं जैसे बांदा का पश्चिमी क्षेत्र, बांदा का पश्चिमी क्षेत्र जो था वो इस बुंदेली बोली को बोलते थे। इसके बाद में आगे हम बात करें तो हमीरपुर जो था जिला, इसके अंदर भी बुंदेली बोली को बोला जाता है। इसके बाद उरई के अंदर भी बुंदेली बोली बोली जाती है। जालौन जिला जो है वहाँ पर भी बुंदेली बोली बोली जाती है। इसके बाद में झांसी, इसके बाद में ग्वालियर, इसमें कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का। तो ग्वालियर का पूर्वी भाग, ग्वालियर का जो पूर्वी भाग था उसके अंदर निवास करने वाले लोगों की मुख्य रूप से बोली जाने वाली जो भाषा है वो है बुंदेली। इसके बाद भोपाल का, मध्य प्रदेश का जो राजधानी है भोपाल, तो भोपाल का कुछ भाग, संपूर्ण नहीं लेकिन भोपाल का कुछ जो भाग है वो भी बुंदेली भाषा को बोलता है। इसके बाद ओरछा जो स्थान है वहाँ पर भी यह बोली। इसके बाद में पन्ना, दतिया, सागर, ये सभी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है। टीकमगढ़, नरसिंहपुर, सिडनी, अंग्रेजी नाम है लेकिन भारत का शहर है। छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, इसके बाद में बालाघाट। इन जिलों के अंदर बुंदेली लगभग
3 करोड़ व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है। ध्यान रखना, इसमें बांदा का पश्चिमी क्षेत्र, लक्ष्मीपुर, उरई, जालौन, झांसी, ग्वालियर और भोपाल, ओरछा, पन्ना, दतिया, सागर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, सिडनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बालाघाट, इन जिलों के अंदर बुंदेली भाषा बोली जाती है। ये तो हो गया बुंदेली भाषा का क्षेत्र और बुंदेली भाषा को बोले जाने वाले स्थान। अगर हम बात करें अब बुंदेली भाषा के विकास की, किन किन कवियों ने इसके अंदर अपने साहित्य रचे, तो केशव बिहारी ठाकुर, पद्मावत, ये बुंदेली भाषा के मुख्य कवि हुए हैं। इसमें एक नाम और लिख देते हैं, मतीराम। तो ये बुंदेली भाषा के प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने बुंदेली भाषा के अंदर अपने साहित्यों की रचना की। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बुंदेली भाषा का संबंध जो है, इस बुंदेली भाषा का संबंध ब्रज भाषा से रहा है, वो भी घनिष्ठ संबंध रहा है। इन दोनों भाषाओं का आपस के अंदर घनिष्ठ संबंध रहा है। तो ये थी बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा यमुना पार बुंदेलखंड के क्षेत्र, जिसके अंदर बुंदेल राजाओं का आधिपत्य था, उस क्षेत्र के अंदर बुंदेली भाषा बोली जाती है। बुंदेली और ब्रज भाषा का आपस के घनिष्ठ संबंध था। अब कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो बांदा का पश्चिमी क्षेत्र, हमीरपुर, उरई, जालौन, झांसी, ग्वालियर का पूर्वी भाग, भोपाल का कुछ भाग, ओरछा, पन्ना, दतिया, सागर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, सिडनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बालाघाट, इन क्षेत्रों के अंदर ये बुंदेली भाषा बोली जाती थी। आप नोट कर लीजिएगा। आपको फिर आगे दूसरी भाषा खड़ी बोली या कोरवी भाषा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में खड़ी बोली या कोरवी बोली, नाम से ही पता चल रहा है, खड़ी भाषा या कोरवी भाषा, जिसमें खड़ी भाषा जो बहुत ही आड़ू तरीके से बोली जाती है वो होती है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली या कोरवी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो क्यों कहा जाता है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके संज्ञा व क्रिया के जो शब्द हैं उसमें आ की खड़ी मात्रा लगती है, इसलिए इसका नाम खड़ी बोली लगा। तो विद्वानों के अनुसार इसके संज्ञा व क्रियापदों में आ की मात्रा लगने के कारण
लगने के कारण इसका नाम क्या रखा? इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। भाई इसके जो संज्ञा या क्रिया के जो शब्द हैं जब तो उसमें क्या है कि आ की खड़ी मात्रा लगती है और उसी खड़ी मात्रा के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। और कुछ विद्वानों ने कोरवी शब्द से ही इसका नाम या इसका विकास हुआ। भाई कुछ विद्वान तो इसको खड़ी बोली के नाम से और कुछ विद्वान इसको कोरवी के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही विद्वानों का मत हो गया। खड़ी बोली वाले विद्वान तो कहते हैं कि आ के कारण इसका नाम, भाई इसमें आ की खड़ी मात्रा लगती है इसलिए इसको खड़ी बोली कहते हैं। और कुछ जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने कोरवी शब्द से ही इसका विकास माना है कि ये जो कोरवी शब्द है इसी से इस बोली का विकास हुआ है। एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान हुए हैं ग्रियसन। इन्होंने इस बोली के लिए बहुत ही सुंदर बात कही है। इसे देसी हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। इस भाषा को देसी हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। इसे देसी हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। जो प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान हुए हैं ग्रियसन, उन्होंने खड़ी या कोरवी भाषा के लिए कहा है कि इस भाषा को देसी हिंदुस्तानी भाषा भी कहते हैं। और कुछ विद्वान या कुछ लोगों ने खारेपन के कारण भाई खारापन, जिधर खारे पानी का क्षेत्र या जिसमें कोई मिठास नहीं हो, क्योंकि खड़ी बोली में या खड़ी बोली के शब्दों में किसी भी प्रकार की मिठास नहीं है, तो उस कारण से भी इसे खड़ी बोली कहा गया है। इस खारेपन के कारण इसे खड़ी बोली कहा गया है। तो इस बोली के बारे में बहुत सारे विद्वानों के अनेक सारे मत हैं। इसका हम बात करें क्षेत्र की कि किन किन क्षेत्रों के अंदर ये बोली जाती है खड़ी बोली, तो खड़ी बोली के जो क्षेत्र हैं वो हैं मेरठ के अंदर खड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद में दिल्ली, देहरादून का कुछ भाग इस बोली को बोलते हैं। अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ वह बुलंदशहर का जो है, इसके अंदर मेरठ वह एक और शहर लिख देते हैं बुलंदशहर। इन दोनों जिलों का कुछ जो क्षेत्र है, कुछ जो भाग हैं, इस बोली को बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया देहरादून, यहाँ पर हो गया सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसमें उत्तर प्रदेश भी आ गया, उत्तराखंड भी आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया। तो सहारनपुर अगर आ गया तो इसमें मुजफ्फरनगर ये भी आ जाएगा। अगर सहारनपुर आ गया तो मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर भी आ जाएगा। इसके बाद अम्बाला,
बिजनौर, मुरादाबाद। तो इसके बाद में इसको अम्बाला, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद, इन क्षेत्रों के अंदर यह बोली बोली जाती है। इस बोली को खड़ी बोली या कोरवी बोली भी कहते हैं। ग्रियर्सन ने इसे देसी हिंदुस्तानी भाषा भी कहा है। ये मेरठ व बुलंदशहर के कुछ भागों में बोली जाती है। इसके अलावा दिल्ली, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, अम्बाला, बिजनौर, रामपुर, इनके कुछ भागों के अंदर बोली जाती है। लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों के द्वारा खड़ी बोली या कोरवी बोली को बोला जाता है। इसके आगे वाली क्लास के अंदर हम आगे की जो क्षेत्रीय भाषा है, मारवाड़ी, हरियाणवी, इन भाषाओं का अध्ययन करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। मैं मानता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतना हार्ड या इतना विस्तृत अपन इस पाठ्यक्रम को नहीं ले रहे हैं। जो सरल जो चीज़ें हैं उनको मुख्य बिंदुओं के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। कि जैसे इसी का हम ले तो इसको किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, इसके मुख्य कवि कौन कौन से हैं। तो इसके अगर बात करें हम जैसे खड़ी बोली या कोरवी बोली के, तो इस बोली के साहित्य नहीं मिलते हैं। ललित साहित्य इस बोली के अंदर नहीं लिखे गए हैं। इसके अंदर लोक साहित्य की रचना हुई है, वो भी बहुत ही कम मात्रा के अंदर। ये जो बोली है ये केवल बोली जाने वाली भाषा है, साहित्यिक भाषा नहीं है। इस भाषा के अंदर साहित्यों की रचना नहीं हुई है। नमस्कार, आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आगे की क्लास के अंदर जो हमारे भाषा के विविध पहलू की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, मारवाड़ी, राजस्थानी, हिंदी, उनको मैं लेके आऊँगा। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। धन्यवाद।